द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एल एस कपलिंग। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है, आपके पास यहाँ पे कपलिंग होगी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की और स्पिन क्वांटम नंबर की। तो इसको स्टडी कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस शेल इन एटम। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल्स में मूव करते हैं और ये शेल्स, इन शेल्स के सब शेल्स भी हैं जो कि एस, पी, डी और एफ हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन सब शेल्स में मूव करते हैं और उनका कोई भी एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम की कोई भी एक ख़ास वैल्यू होती है जिसको आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हो एल, ठीक है, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन से। द इलेक्ट्रॉन आल्सो स्पिन अराउंड दिस ऑन एक्सिस, जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर कहते हो, उसकी भी एक वैल्यू होती है +1/2 और -1/2। तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफरेंट आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो उनके क्या होंगे क्वांटम नंबर्स L1, L2, L3 और इसी तरह उनकी स्पिन भी होंगी S1, S2, S3। अब इन दोनों क्वांटम नंबर्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और एंगुलर मोमेंटा की कपलिंग को आप लोग बोलते हो द कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द LS कपलिंग। तो यहाँ पे इनको आपने यहाँ पे रिजल्टेंट बना के दिखाया हुआ है। एल आपने अभी रिजल्टेंट देखा है कि L1 + L2 का रिजल्टेंट होता है कैपिटल L, इसी तरह S1 + S2 का रिजल्टेंट होगा कैपिटल S। तो ये उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। जब इन्हें इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे L वाले वेक्टर को L1, L2, L बनाया हुआ है, यहाँ पे S वाले को S1, S2, S कैपिटल S। इनकी कपलिंग को जब आप ज्वाइन करते हो एक दूसरे के साथ तो वो J बन जाता है, जिसको आप टोटल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J जो होता है वो L + S के इक्वल होता है। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर 1 है, L भी 1 है, S भी 1 है, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस किस्म का होता है, 2s + 1 LJ = 3p2, ठीक है, 2s + 1 × LJ = 3p2। ग्राउंड स्टेट, इसका टर्म सिंबल कुछ इस तरह है। ग्रेजुअली J वैल्यू इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर द ग्राउंड स्टेट। आमतौर पर ये ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं होती, लेकिन ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ 2s + 1 L = 3p। यहाँ पे कुछ इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं आपके पास कि आपको पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताएं टर्म ऑफ P2 की, P2 स्टेट, तो इससे क्या मुराद है। द P2 स्टेट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, P के साथ 2 लगा हुआ है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि L1 और L2 जो है वो 1, 1 है और उसका रिजल्टेंट निकाल लिया इस तरह, एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 1, 0। तो शेल आपको पता चल गया, 2 है तो D है, 1 है तो P है और 0 है तो S है। इसी तरह अब आप उसकी स्पिन को देख लोगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, उसकी वैल्यू आ गई 0 और 1। तो मल्टीप्लिसिटी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है 2s + 1 जैसा कि बताया था, तो S की वैल्यू एक बार 0 लगाई 3 आ गई और S की वैल्यू एक बार 1 लगाई तो 1, 0 लगाई और एक बार 1 आई तो 1 और 3। तो ये उसकी मल्टीप्लिसिटी आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। द टर्म सिंबल फॉर मल्टीप्लिसिटी फॉर वन S = 1, तो आपके पास 3 आएगी। इसका क्या मतलब है कि सारे शेल्स S, P, D के साथ जो है 3 लिखा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जब मल्टीप्लिसिटी 1 होगी तो S, P, D के साथ उसके सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा जाएगा। तो ये सारे टर्म सिंबल आपने इकट्ठे करके लिखे। उसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट डिजिट जो है ना, यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, देन P3 इज़ एक्सेप्टेबल एंड देन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द हॉर्न्स रूल। अब हॉर्न्स रूल आया जब इसकी जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिफ़ाइन करता है। तो हॉर्न्स रूल क्या होता है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ S और मल्टीप्लिसिटी इज़ मोर स्टेबल, हैंस P3 इज़ मोर स्टेबल देन S1। तो ये आपकी स्टेबिलिटी को बताता है कि ये आपके पास 3 आई हैं वैल्यूज़, P3, S1 और D1। तो ये जो है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ S की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और यहाँ पे P की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 3। इसी तरह दूसरी जो ये वो वाले एक्चुअली बता रहे हैं जो कि मोर स्टेबल होते हैं। एक P3 मोर स्टेबल है, S1 मोर स्टेबल है और D1। द वैल्यू ऑफ S और मल्टीप्लिसिटी सेम, देन टर्म हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ L इज़ मोर स्टेबल। अब L में जो लार्ज वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल है। द टर्म D1 इज़ मोर स्टेबल देन S1। तो इसमें जब L की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, D शेल में जब आता है, यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, P में क्या 1 हो गई और D में जब आया तो 3 हो गई। तो L की वैल्यू ज़्यादा सबसे ज़्यादा है 3 में, तो इसका मतलब है कि ये D जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, S1 से।
इफ़ एल एंड एस हैव बोथ आर सेम, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, सपोज करें, तो जे वैल्यू डिसाइड्स द स्टेबिलिटी। अब जे की जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 1 1 बताया हुआ, तो जे की जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी कि इनकी स्टेबिलिटी, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा एटम है। तो यहाँ पे इन्होंने ये इसकी वैल्यू निकाली है 2 1 और 0। तो द P3 स्टेट स्प्लिट्स इनटू P2 P1 P3। इसका जे ने ये बताया कि आपके पास जो P3 है, ये वाली जो आपने ऊपर स्टेट निकाली है, मोस्ट स्टेबल स्टेट निकाली है, जे वैल्यू ने कहा कि वो पी शेल जो है वो 3 उसके सब शेल्स होंगे। लेट्स सपोज कि आपकी जो एनर्जी लेवल है डायग्राम, उसमें इस पी वाले एनर्जी लेवल की 3 नेक्स्ट आगे से स्प्लिटिंग होनी है, तो वो 0 1 और 2 होगी। वो यहाँ से हमें पता चला। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे गिव्स मोर स्टेबल। अब जे की जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज P2 इज़ हाफ फिल्ड सब शेल एंड स्टेबिलिटी गिवन एज। तो 0 स्टेबल है, उससे बाद 1 स्टेबल है, उसके बाद 2 स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो है जिसमें जे की वैल्यू जो है सबसे कम है। तो यहाँ से हमें पता चला कि P30 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और वो ग्राउंड स्टेट है। इस तरह आगे उन्होंने P की जो है स्प्लिटिंग कर दी है, यहाँ से वो P3 T1 S1, फिर P3 की नेक्स्ट स्प्लिटिंग 0 1 और 2। इस तरह आप एनर्जी लेवल को दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है मज़ीद कन्फिग्रेशंस बताई गई हैं।